हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्कूल ज्ञान सेतु पर। आज का यह वीडियो आपको आगामी बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। साथ ही यह वीडियो बीपीएससी, TRE4, बिहार SSC, बिहार दरोगा, रेलवे एंड अदर एग्जाम में काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। यह वीडियो क्लास 10 के इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 1 का है, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर दिया गया है। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से संबंधित हमने पिछला 3 वीडियो अपलोड कर लिया है। आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 4 को अपलोड कर रहे हैं, जो काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। डिटेल एक्सप्लेनेशन में आज यह अंतिम वीडियो है, तो इसे आप अवश्य देखें। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यहाँ दिया गया है यूनिट 1 इकाई 1। इसमें दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से संबंधित बहुत सारे पॉइंट हैं, जिसे हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में कर लिया है, जिसमें है नेपोलियन के अभियान, उसके बाद है वियना कांग्रेस जो 1815 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांतियाँ, कई प्रकार के फ्रांसीसी क्रांति हुआ है जिससे पूरा यूरोप जो है इंस्पायर हुआ है। उसके बाद है इटली का एकीकरण और उसके बाद है जर्मनी का एकीकरण। ये सभी पॉइंट हम लोगों ने डील कर लिया है। आज हम लोग अगला पॉइंट डील करने वाले हैं, जो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है आज का टॉपिक, जिसमें है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। इस टॉपिक से संबंधित जो भी पॉइंट है उसे आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता है। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण इसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्रों की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे, ये ध्यान रखना है। पुनर्जागरण के काल में इनसे प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देशों ने अपनी तरक्की शुरू कर ली थी, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन ही था। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यूनानी सभ्यता संस्कृति से पाश्चात्य पूरी संस्कृति सीख तो ले रही है, इसके साहित्यिक, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा ये सब का फायदा तो उठा रही है, लेकिन फिर भी यूनान अभी भी तुर्की साम्राज्य के अधीन ही है। ये उसके उपनिवेश के रूप में ही काम कर रहा है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक पॉइंट है, ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन जगत कैथोलिक चर्च में विभक्त था। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें रूस और यूनान के लोगों में एक सिमिलरिटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पैरा है, फ्रांसीसी क्रांति ने यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जगाई, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। यहाँ पर यूनानियों में जो एकता था, पहचान जाति धर्म के आधार पर, उसको इन्होंने भड़काने का काम किया, इसे राष्ट्रता के रूप में बदलने का काम किया था फ्रांसीसी क्रांति ने। फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए इन्होंने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था का स्थापना किया। यह स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया गया था, ये ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यूनान में जो स्वतंत्रता का या फिर राष्ट्रीयता का जो आंदोलन चलाए जाने के लिए एक संगठन बनाया गया था, उसका नाम है हितेरिया फिलाइक, ये ध्यान रखना है। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? ओडेसा नामक स्थान पर हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो यूनान को तुर्की शासन से मुक्त कर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, राष्ट्र के रूप में स्थापित करना, ये ध्यान रखना है। नेतृत्व करने के लिए एक शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पैरा है, यूनान सारे यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्यत थे, मतलब उससे लगाव महसूस कर रहे थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया, जिससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। इधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पूरा यूरोप के देश के वहाँ के जो शासक थे वो इसमें तटस्थ थे यूनान के स्वतंत्रता में, लेकिन वहाँ के लोग जैसे जुड़ाव महसूस कर रहे थे, ये ध्यान रखना है। इंग्लैंड का एक महान कवि है लॉर्ड बायरन,
जो यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया था, ये भी ध्यान रखना है। और इस इनके शहीद होने के कारण यहाँ पर सहानुभूति का एक लहर दौड़ा, जो इनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पैरा है, यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलने का काम शुरू किया गया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू किया गया था। यहाँ ध्यान रखिएगा, किसके नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था? तो अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। और कब शुरू किया गया था? 1821 में शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना है। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से यूनान की राष्ट्रीयता के पक्षधर था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिक के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मेटरनिक किस देश का शासक था, तो ये ऑस्ट्रिया का शासक था, ये ध्यान रखिएगा। जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स एक्स भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा था। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, नया शासक बनता है रूस में, नाम है निकोलस, जार निकोलस, जो यूनान की स्वतंत्रता के लिए खुल के समर्थन करता है। ब्रिटेन और रूस के बीच एक समझौता होता है 1826 ईस्वी में, जिसमें यह तुर्की और यूनान विवाद में मध्यस्थता की बात करता है। इसी में शामिल होता है चार्ल्स एक्स, जो फ्रांस का राजा है, वह दिलचस्पी लेने लगता है यूनानी स्वतंत्रता में, जिसके कारण 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन होता है। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच संयुक्त कार्यवाही के लिए यह निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हो जाती है। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह से पराजित होती है। अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की संप्रभुता यूनान को स्वायत्तता देने की बात हुई थी। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्या कि नवारिनो की खाड़ी में संयुक्त सेना एकत्र होती है, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड की, जिसमें यह सेना तुर्की के खिलाफ उतारी गई थी। तुर्की के समर्थन में मात्र एक देश आया, वो था मिस्र। मिस्र और तुर्की की सेना को बुरी तरह से संयुक्त सेना ने पराजित कर दिया था। और इसके बाद अंततः 1829 ईस्वी में एक संधि होता है, नाम है एड्रियानोपुल की संधि, जिसके तहत यूनान को स्वायत्तता देने की बात की जाती है और नाम मात्र का प्रभुत्व तुर्की का उस पर स्थापित रहेगा। परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। इधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बावेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। इस तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव भी जाता रहा, मतलब यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुआ था, जिसको मानने से यूनानियों ने इनकार कर दिया। उसके बाद 1832 में फिर से एक नया घोषणा किया जाता है और यह एक संधि था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुस्तुनतुनिया की संधि। कौन सा संधि है? कुस्तुनतुनिया की संधि हुआ था 1832 में, जिसके तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाता है। इसमें से तुर्की का पूर्णतः आधिपत्य खत्म कर दिया जाता है, रूस का भी प्रभाव यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है और यहाँ पर जो है नया राजा के रूप में ओटो को स्थापित किया जाता है, जो पहले बावेरिया का राजा हुआ करता था। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हंगरी। देखते हैं हंगरी से संबंधित क्या क्या पॉइंट दिया गया है। राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुई, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसूत तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारियों के द्वारा किया जा रहा था। कोसूत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज की अपने विचारों
को जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया था, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोसुथ ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी और ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्षधर में आंदोलन शुरू हो गए। अंततः 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी के कई बात मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की स्थापना की मांग स्वीकार की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलता है, जिसमें है कि सबसे पहले यहाँ पर हंगरी में जो प्रभाव पड़ा था 1848 फ्रांसीसी क्रांति था, उसका प्रभाव पड़ा। यहाँ पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कोसूथ और फ्रांसिस डिक कर रहा था। कोसूथ जो है लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था और इसने वर्गहीन समाज की स्थापना का विचार दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा था, इसके लिए कुछ मांग किया गया था। उस मांगों को ऑस्ट्रिया ने मांग लिया, स्वीकार कर लिया और अंततः 31 मार्च 1848 ईस्वी को यह मांग मानी गई थी। वो यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन सा मांग दिया था। सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा डाइट की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलनों ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की, यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि नेतृत्व किसने किया था आंदोलन का? तो कोसूथ और फ्रांसिस डिक ने किया था। बातें कब स्वीकार की गई? तो 31 मार्च 1848 को। यहाँ पर एक प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुआ था, नाम क्या है उसका? डायट। प्रत्येक वर्ष इसका बैठक होगा और हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पोलैंड। पोलैंड संबंधी जो भी पॉइंट है उसे हम लोग देखते हैं। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू किए गए। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात है क्या? पोलैंड किसके अधीन था? तो यह रूस के अधीन था। विद्रोह शुरू कब हुआ था? 1830 में हुआ था। इसको जो है फ्रांस और इंग्लैंड का समर्थन नहीं मिलने के कारण क्या हो गया? इस आंदोलन को कुचल दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बोहेमिया। बोहेमिया के बारे में जो भी पॉइंट है उसे हम लोग देखते हैं। बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था, में भी हंगरी की घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया के बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि बोहेमिया किस देश के अंतर्गत था? तो ये ऑस्ट्रिया के अंतर्गत था, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर भी राष्ट्रवादियों का आंदोलन शुरू होता है। यहाँ पर स्वायत्तता की मांग की जाती है। यहाँ पर जाति कौन सा है? बहुसंख्यक। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, चेक जाति यहाँ पे बहुसंख्यक के रूप में है। इसी पॉइंट में है आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का शक्ति से दमन किया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी न रह सकी। मतलब स्वायत्तता तो दिया गया, लेकिन क्रांतिकारी हिंसात्मक होने के कारण यह भी क्या हो गया? समाप्त हो गया था। यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है परिणाम। तो यहाँ पर यूरोप में जो राष्ट्रवादी घटनाएं हुई है उसका परिणाम क्या हुआ, वो यहाँ पर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हुआ, जो मूर्त रूप से यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राष्ट्रों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभरकर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उसका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्यों एवं जनजातीय समूह में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्यों यथा
जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि वे साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा था। हालांकि इन साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेवार थी जितने कि अन्य कारण थे। तो यहाँ ध्यान रखना है हमें क्या, यह जो राष्ट्रवादी भावना था यह जो है धीरे धीरे बदल के साम्राज्यवादी भावनाओं में परिवर्तित हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति यूरोप के बाहर फैलना शुरू हुआ था। इन प्रवृत्तियों ने सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया, जहां यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी हुई थी। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है क्या कि जो ये यूरोपीय देश, बड़े बड़े यूरोपीय देश जो औद्योगिक क्रांति के पक्षधर थे, इन्होंने यूरोप से निकलकर एशियाई और अफ्रीकी देशों में अपना उपनिवेश स्थापित किया और यहाँ पर जो है अपना साम्राज्य को फैलाया था। ये ध्यान रखना है। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के कारण ही ओटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया था। ध्यान रखिएगा, ओटोमन साम्राज्य बहुत ही विस्तृत साम्राज्य हुआ करता था। इसका भी छोटा सा स्वरूप अभी हमें देखने को मिलता है जो तुर्की के रूप में दिखता है। तुर्की अपने आप को ओटोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी के रूप में भी देखता है। यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीकी और एशियाई उपनिवेश देशों में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हो चुके थे। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। इसी प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना कराई तथा स्वयं भी इसका सदस्य बना था। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में ही एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतनाओं को जगाना शुरू किया। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफ़ी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद, राष्ट्रवाद संबंधी विचारों के लिए बहुत सारे काम किए थे। उसे हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं, जैसे 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति था, इससे प्रभावित भारत का कौन सा शासक था, तो ये मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। ध्यान रखिएगा, मैसूर का राजधानी उस टाइम में श्रीरंगपट्टनम हुआ करता था, ये भी ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान ने एक क्लब बनाया था, जैकोबिन क्लब, ये ध्यान रखिएगा, इसका ये सदस्य भी बने थे। श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था, ये भी ध्यान रखना है। 1821 में हुई नेपल्स की क्रांति के विफलता पर काफ़ी दुख प्रकट किया एवं 1823 ईस्वी की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज किया था। कालांतर में भारत में 1857 की क्रांति से राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम हो रहा था उसमें काफ़ी दिलचस्पी दे रहे थे। इसी घटनाक्रम में 1821 में जो नेपल्स की क्रांति हुआ था, जो विफल रहा था, इस पर इन्होंने दुख प्रकट किया था। 1823 में जो स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, इसमें अपना खुशी जाहिर किया था और साथ ही साथ उत्सव भोज का भी आयोजन किया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसी प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथमतः यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप में राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही, साथ ही साथ कई औपनिवेशिक देश भी स्वतंत्र हो गए थे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब अभ्यास प्रश्न है, इसे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। यह एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है, इसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो ये था आज का वीडियो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।